बच्चों क्वेश्चन, ये एक पुली है, इधर ध्यान दो। ठीक है, देखो इधर, ये एक पुली है। बच्चों यहाँ पे एक बंदर है, इसका मास m1 है, और ये मास, ये ब्लॉक है, इसका मास m है। और यहाँ पे एक बंदर है, इसका मास m1 है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी सच दैट ब्लॉक में लीव द ग्राउंड, such that the block may leave the ground. Find the acceleration of the monkey such that the block may leave the ground. ये क्वेश्चन। You find the acceleration of the monkey such that the block may leave the ground. मंकी का मास m1 है और ब्लॉक का मास m है। ठीक बच्चों, इधर देखो, नहीं आया? सिचुएशन देखो, ये ब्लॉक इस ग्राउंड को कब छोड़ेगा? जब mg की वैल्यू t के इक्वल हो जाएगी, या t की वैल्यू जस्ट mg से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका एफबीडी बनाओ, तो यहाँ पर t ऊपर आएगा, नॉर्मल ऊपर आएगा, और इसका mg नीचे आएगा। तो बच्चों यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा? t प्लस n इज इक्वल्स टू mg। अच्छा बताओ, अगर ये ग्राउंड को कहीं भी क्वेश्चन है कि ग्राउंड को छोड़ दे या कांटेक्ट को छोड़ दे, तो छोड़ देगा तो क्या, कौन सा फोर्स इसमें जीरो हो जाएगा? कौन सा ऐसा फोर्स है जो जीरो हो जाएगा कांटेक्ट छोड़ने के बाद? नॉर्मल। बच्चों नॉर्मली जो कांटेक्ट फोर्स ना, तो अगर एक कंडीशन इसमें बोला है कि ग्राउंड को छोड़ना है, तो नॉर्मल शुड बी जीरो। बच्चों ये समझना, ये हर क्वेश्चन में टेक्निक है, उसको समझना है, वो आगे आपको फिर यूज करना है। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड को लीव करना है, फॉर लीविंग द ग्राउंड, फॉर लीविंग द ग्राउंड, फॉर लीविंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लीव करने के लिए t should be equal to mg, that is because n should be equal to 0। ओके, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो ऐसे t किसके बराबर पता चल गया? mg के। अब यहाँ देखो, मान लो मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये भी नहीं पता कि मंकी ऊपर जाएगा तब टेंशन बढ़ेगा या नीचे जाएगा तब बढ़ेगा। तो बच्चों ऊपर जाने में बढ़ेगा, अभी देख लो, अगर तुम सॉल्व करते हो पता चल जाए। मान लो मंकी एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो मंकी का एफबीडी बनाओ। मंकी के ऊपर टेंशन लग रहा है ऊपर,
mg लग रहा है, m1g मंकी का लग रहा है नीचे, और मंकी का एक्सेलरेशन है ऊपर, ऐसा मान लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा t माइनस एम जी इज इक्वल्स टी माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो बच्चों यहां से अगर देखो mg को इधर भेजो, तो यहां से क्या बनेगा, t इक्वल टू m1 g प्लस ए। समझ में आ रहा है? तो टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर ए बढ़ रहा है तो उससे टेंशन बढ़ रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा मंकी, मंकी के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब बनाया जा सकता है। तो अगर मंकी ऊपर बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, तो हमें ज्यादा टेंशन चाहिए। अब क्या करो, इस टी की वैल्यू mg के इक्वेट कर लो। ये इक्वेशन जैसे 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, तो बस इक्वेट कर दो। तो यहां से क्या मिलेगा, mg इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी प्लस ए। अब यहां से तुम्हें क्या निकालने को बोला था बच्चों, m1 निकालने को बोला था। तो mg m माइनस m1, मैं थोड़ा जल्दी कर ले रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, यही आएगा। हमें निकालना था ए, इतने एक्सेलेशन से मंकी जाना चाहिए। क्लियर है ना? सोच लो, घबराओ मत, बस सीखते चलो। बोलो करण, क्या हुआ, बताओ बेटा। हाँ बेटा, ये एफबीडी किसका है, बॉक्स का। ये वाला एफबीडी अभी जो बना है, ये मंकी का है। ये एफबीडी मंकी का है, मंकी का है। और ये वाला जो एफबीडी बना है बेटा, ये बॉक्स, ऊपर ब्लॉक का बना है, मंकी और ब्लॉक का एफबीडी। ठीक है, डन बच्चों, क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, कोई भी चीज सर्कल में घूमे तो कौन सा एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन सर्कल का आ जाए तो घबराना मत, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगाना है। वही क्वेश्चन सेम रहेगी, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम, अगर टेंशन वगैरह देखो। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रिक्शन। हेडिंग डालो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। देखो, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, it is the force applied by the surface against the relative motion, against the relative motion or its tendency, or its tendency, against the relative motion or its tendency between the surface, against the relative motion or its tendency between the surface, or its tendency between the surface, और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द सरफेस। ठीक है ना, और इट्स टेंडेंसी बिटवीन द सरफेस। बच्चों फ्रिक्शन सबको पता है, इसको कहते हैं कि इट इज ए नेसेसरी इविल। ठीक है ना, ये 3 टाइप का होता है। अभी आपको पता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन कई बार जब मोशन नहीं भी हो रहा तब भी फ्रिक्शन लगता है। कैसे, तो अभी हम लोग टाइप्स में देखेंगे तो पता चलेगा। तो बच्चों इसके 3 टाइप होते हैं फ्रिक्शन के। पहला लिखे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा होगा बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। 3 टाइप का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। स्टैटिक जैसा कि नाम बता रहा है, चीजें रुकी हुई होंगी, इट इज द फ्रिक्शन एट रेस्ट। काइनेटिक खुद बता रहा है, ये चीजें एट मोशन होंगी बेटा। और रोलिंग फ्रिक्शन में रोल कर रही होंगी, ऑब्जेक्ट रोल करेगा। रोल करने का मतलब आगे भी जा रहे हो, जैसे पहिया आगे भी जाता है और घूमता है, दैट इज योर रोलिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें चीजें रोल कर रही होंगी। ठीक है ना, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हेडिंग वाले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लिया था ना, नहीं लिख पाया था क्या, लिख लिया था ना पीछे बेटा सबने, 3 टाइप के फ्रिक्शन लिख लिए थे ना। हाँ, पहला इसके अंदर पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इट इज अ फ्रिक्शन एट रेस्ट, तो ये शॉर्ट में ही लिख सकते हैं एट रेस्ट होता है। अब इसमें आप लोग मुझे कुछ चीज बताइए, जैसे बच्चों मान लीजिए आपके घर का पुराना अलमीरा है, ठीक है, ये घर का पुराना अलमीरा है, इस पे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगा? 2 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन से ज्यादा लगा, 2 न्यूटन से कम लगा? 2 न्यूटन लगा, ज्यादा तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 न्यूटन लग गया, नहीं लगा, अच्छा 2 न्यूटन। अगर मैं 10 न्यूटन करता हूं तब फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 लगेगा। यानी 20 करता हूं तो 20 लगेगा। यानी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और नाम क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये अपने आप अपनी वैल्यूज को क्या करता है? एडजस्ट करता है, खुद एडजस्ट करता है जितना। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? तो एफ एस इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। ये बात याद रखिएगा, एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन एस सब्सक्रिप्ट में है, इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा फोर्स अप्लाइड के बराबर होती है। जैसे बच्चों 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 2 न्यूटन का था। 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 4 न्यूटन का था। 10 न्यूटन का लगाया, 10 न्यूटन। 20 न्यूटन लगाया बच्चों, 20 न्यूटन का था, ठीक है ना। लेकिन एक लिमिट भी तो होगी ना, एक सरफेस की कैपेसिटी होगी इसको रोके रखने की। वैसे मान लो 100 न्यूटन के बाद ये चलना शुरू कर दिया, 100 न्यूटन तक रोके रहा, तो 100 न्यूटन एक कैपेसिटी है। तो बच्चों देखो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सरफेस ठीक है, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है, लेकिन ये सरफेस कहां तक इसको रोके रहेगा ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो बच्चों इसी स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर इसी का सब पार्ट क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी का सब पार्ट है, अलग से हेडिंग नहीं डालना। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहो या मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों बात बराबर है बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका हमारे पास बच्चों मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन खुद क्लियर है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जहां तक ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगर थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट विल मूव। जैसे मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 100 न्यूटन आई, तो 100 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट विल मूव टिल 100 न्यूटन, इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है ना। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। बच्चों एफ एस मैक्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है? म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा एन इज व्हाट? एन इज नॉर्मल। जो एफबीडी में नॉर्मल यूज नहीं हो रहा था अभी, अब उसके यूज होने की बारी है। एफबीडी अभी पीछे बना रहे थे तो नॉर्मल लिख रहे थे हम लोग, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा था। एम जी के इक्वल आ रहा था मोस्ट, जब फ्लैट सरफेस पे एन एम जी के इक्वल आ रहा था कि नहीं। और जब कर्व इस तरह से स्लैंटेड सरफेस था तो एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ रहा था। लास्ट क्लास अगर आप रिकॉल करें तो नॉर्मल, एन इज द नॉर्मल। बच्चों म्यू एस की यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ म्यू एस? देखो बच्चों फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी? फोर्स है, न्यूटन। नॉर्मल क्या है? फोर्स है, इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन कट गया, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की नो यूनिट, यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होगा। समझ में आ रहा है? ये यूनिटलेस होगा। मैं आपसे बोलूं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। बच्चों अगर आपको देखो हर बार आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आपको आइडिया देगा कि ऑब्जेक्ट कहां तक रुका रहेगा। जैसे अगर उसकी वैल्यू 100 आ गई तो हम श्योर हो जाएंगे कि 100 से कम आएगा तो रुका रहेगा, 100 से ज्यादा आएगा तो चलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हर हाल में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो बच्चों अगर इसमें कंडीशन इफ एफ इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्स, इफ एफ इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्स, अगर एस एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ एक्स मैक्स है,
तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रहेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रहेगा, वस्तु रुकी रहेगी। अगर एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम है, एफ मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, जैसे 100 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आपने फोर्स 100 न्यूटन अप्लाई किया या उससे कम, तो ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन पे, बेटा ये क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यहां तक ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, ठीक है ना, एफ एस मैक्स पे ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। और बच्चों अगर ऑब्जेक्ट रुका रहेगा तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, एफ एस किसके इक्वल होगा, एफ के, एफ एस किसके इक्वल होगा इस केस में, एफ के। ऑब्जेक्ट तो रुका रहेगा लेकिन इस केस में जो एफ एस होगा वो एफ के इक्वल होगा, ठीक है ना, जैसे अभी आपने किया। हाँ बेटा बोलो। देखो बेटा, ये एफ एस मैक्स क्लियर है, जैसे आप अलमीरा पे फोर्स लगा रहे हो, तो बेटा मैंने एफ एस मैक्स कैलकुलेट किया, 100 आ गया, तो 100 से हम क्या समझे, मतलब ये सरफेस की मैक्सिमम कैपेसिटी है अलमीरा को रोके रखने तक, मतलब आप 100 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे वो मूव नहीं करने देगा। तो बेटा अगर आपने फोर्स 100 न्यूटन लगाया या 100 न्यूटन से कम लगाया, दोनों ही केस में अलमीरा मूव नहीं करेगा। अगर मान लो आपने फोर्स 80 न्यूटन लगाया तो बेटा मूव तो नहीं करेगा, तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना फ्रिक्शन कितना होगा, फिर बेटा फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स कितना है 80, तो 80 के इक्वल होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी के बाद दूसरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है डन, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन बस सीधा सा, बस ऐसा, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है 8 kg का, इसके म्यूएस की वैल्यू है 0.4 और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 24 न्यूटन का, ठीक है ना। फाइंड वेदर दिस ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट, पता करना है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं, नहीं करेगा, डायरेक्ट एफ एस मैक्स निकालो, एफ एस मैक्स कितना होगा, हाँ बच्चों एफ एस मैक्स कैलकुलेट करो, कितना है एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स क्या होता है बेटा, म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्स कितना है, म्यू एस इंटू एन, गधे हो क्या एकदम, अरे 10 ले लो भाई, एफ एस मैक्स कितना है बेटा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.4, आर एन बोलो, एन कितना है, एन कितना है, एन कितना है 80, बेटा अभी आप एफबीडी बना रहे थे तो नीचे क्या रहता है एम जी 80, ऊपर आता था नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी, तो एम कितना है अब, नॉर्मल कितना है 80, हाँ तो बेटा इंटू 80 करोगे, म्यू एस इंटू एन किया है तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 32 न्यूटन, यानी ये सरफेस इस ब्लॉक को 32 न्यूटन तक रोक सकता है, और अभी फोर्स कितना लगा है 24, तो यानी F इज लेस देन एफ एस मैक्स, इसका मतलब ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 24 न्यूटन। बस यही बात याद रखना है बार बार, पहले चेक करो मूव करेगा कि नहीं, अगर नहीं करेगा, हाँ नहीं कुछ नहीं, 24 केवल वैल्यूज बता रहे हैं, फ्रिक्शन क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ मोशन नहीं हो रहा है लेकिन मोशन की टेंडेंसी है, संभावना है, इसी वजह से फ्रिक्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है, मोशन की टेंडेंसी इस वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक आगे चले, अगला लिखो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर दोनों को मिला के न्यूमेरिकल करेंगे। अगला दूसरा केस लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन तब चलेगा, तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा। और बच्चों आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन कब होगा, कब होगा, जब एफ की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, एफ एस मैक्स होगी, जब एफ की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एस मैक्स होगी। ये फ्रिक्शन एकदम सीधा साधा है, ये कोई भी दिक्कत नहीं करता है,
खतरनाक स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्वेश्चंस में ऐसा मानते हैं हम लोग। ये देखो ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, तो बिल्कुल उसी तरह एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। आपको हमेशा चीजें दी रहेगी, मतलब म्यू के आपको दिया रहेगा। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बच्चों इसकी भी यूनिट, नो यूनिट, सेम लॉजिक, नॉर्मल, एफ के कैंसिल, नो यूनिट। एन आपको बताइए जो पीछे था वह भी अभी भी वही है, एन क्या है, नॉर्मल, एन इज द नॉर्मल, ठीक है ना। एफ के, एफ के में बस आपको ये चेक करना है, अगर ये मूव कर गया तो एक फोर्स पीछे लगा दो, जिधर मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स क्या होगा, म्यू के इंटू एन। बस इतना क्लियर है ये। अब दोनों को मिला के एक न्यूमेरिकल किया जाए, चलिए। अच्छा एक और बात, यहाँ पे लिख लीजिएगा हमेशा कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है ना। हाँ हाँ बड़ा होता है थोड़ा सा, चले आगे। देखो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है 6 kg का, इसका दोनों ये म्यूएस और म्यूकेस ये म्यूचुअल प्रॉपर्टी होती है बिटवीन द टू सरफेस। इसका म्यूएस है बच्चों 0.4, इसका म्यूके है 0.2, ठीक है, म्यूके है 0.2। यहां मैंने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का। तो आपको चेक करना है, फाइंड वेदर ब्लॉक विल मूव और नॉट, इफ मूव देन फाइंड द एक्सेलरेशन। यदि पहले पता करो कि मूव करेगा कि नहीं, अगर करेगा तो एक्सेलरेशन निकालो। नहीं करेगा, एफ एस मैक्स कितना आ रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन आ गया, कितना आया, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा बयान, 0.5। चलो और कोई देखो, 0.5 आ रहा है। आप कैसे किया आप लोगों ने, हाँ 24 न्यूटन पीछे लग गया, हाँ तो 6/6 एक हो गया ना, 1 हो गया ना, तो 0.1 0.5 कैसे हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ ना, गलत, गलत है वो भी गलत। इधर देखो इधर, बच्चों पहला ये बताओ, पहले ये शॉर्टेड है कि ये मूव करेगा, इसका एफ एस मैक्स निकल चुका है 24 और एफ की वैल्यू है 30। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस 0.4 इंटू 60, दैट इज योर 24 न्यूटन, एंड एफ इज 30 न्यूटन। सो बच्चों एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब मूव करेगा तो आगे मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अब अगर इधर मूव किया बच्चों, तो एक बात समझना है, जब मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी मुझे पीछे लगाना है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगाना है, और वो है कितना, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, यानी 0.2 इंटू 60, ये कितना आएगा 12 न्यूटन। तो एफ के लगा 12,
तो बेटा यानी इधर फोर्स लग गया 12 न्यूटन। अब शॉर्टकट लगाओ, आगे फोर्स 30, पीछे फोर्स 12, तो नेट में फोर्स कितना बचा, एफ नेट कितना बचा, एफ नेट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12, दैट इज डिवाइडेड बाई 6। तो जब 30 माइनस 12 करोगे तो दैट विल बी 18, एंड 18 डिवाइडेड बाई 6 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ क्यों रहेगा 6 न्यूटन, एफ वो एफ एस मैक्स है भाई, जो तुमने 24 कैलकुलेट किया वो क्या है, एफ एस मैक्स है। एफ एस मैक्स का काम है केवल फैसला देना कि चलेगा या रुकेगा। अब उसने बता दिया बस कि एफ केवल एफ एस मैक्स से ज्यादा है, चलेगा मूव करेगा, उसका काम खत्म। उसका बस इतना ही काम था, फैसला देना कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मूव कर गया तो काइनेटिक लगाओ, मूव नहीं किया तो एफ एस इक्वल टू कैपिटल एफ लिखो, बात खत्म। उसका काम केवल फैसला देना है। एफ एस मैक्स हर बार निकालना है, लेकिन उसका काम केवल फैसला देना है। हाँ एफ नेट लिखा है, 30 आगे, तो ये फोर्स थोड़ी खत्म होगा। और एफ के की वैल्यू, क्योंकि अभी ये चल रहा है तो एफ के पीछे, तो 30 माइनस 12 कितना होगा, 30 माइनस 12 18 होगा। ये तो सही लिखा है, इसमें तो गलत लिखा नहीं मैंने। क्या एफ नेट में से क्या नीचे चला गया, हाँ तो मैंने एम जी तो कहाँ लगाया है बेटा, हाँ अरे हाँ अब ठीक है, एफ नेट बाई एम लिखना था, मैंने एफ नेट लिखा था। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं, चलो ठीक, बच्चों आगे चलें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखो दिक्कत हो बता देना आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आज जानबूझ के कुछ टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसा मत समझना कि अब तो आएगा ही नहीं, है ना, मतलब आसान वाले तो कर ही लोगे, जज करना और छोटा मोटा चीज। चलो एक क्वेश्चन करो। वही डेटा ले लो, पता लगाओ पहले चलेगा कि नहीं, और अगर चलेगा तो एक्सेलेरेशन और टेंशन बताओ। एफ एस मैक्स निकालो। अरे एफ एस मैक्स तो निकला पड़ा है ना पिछले क्वेश्चन से, एफ एस मैक्स 24 आएगा। अभी अप्लाइड फोर्स कितना है, तो देखो इसको नेट में चलाने वाला फोर्स कौन है, 40, तो 40 24 से बड़ा है ना। अरे इसको नेट में चलाने वाला फोर्स तो 40 ही है, तो 40 बड़ा है, तो यहाँ पे एफ नेट, तो ऑब्जेक्ट विल मूव, एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, क्योंकि एफ की वैल्यू यहाँ पे 40 है, जो इसको चलाने वाला मेन फोर्स है वो कितना है 40, तो बेटा 40 है तो इट विल मूव। अगर ये मूव करेगा तो सीधा फंडा है, इधर एक्सेलरेशन लगेगा, इधर एक्सेलरेशन लगेगा, और तुम लोग समझदार हो, एफ नेट निकालो अब। बेटा चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ ना पीछे की तरफ, कितना लगेगा देखो, वो भी पिछले केस में निकाला था 12 न्यूटन, तो इधर काइनेटिक लगा दो, इधर काइनेटिक लगा दो 12 न्यूटन। ठीक है, जो भी आंसर है, 28 बाई कुछ आ रहा है क्या, 12 न्यूटन आएगा। अरे पक्का देख रहा हूँ मैं, अपने से पढ़ा के अपने सीख रहा हूँ क्या, एफ के इक्वल टू 12 न्यूटन आएगा कि नहीं, आगे की तरफ चलेगा, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स होगा, इधर है 40, शॉर्टकट ही लगा लो ना, इधर 40 न्यूटन उधर 12 न्यूटन, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आएगा 40 माइनस 12, आएगा कि नहीं आएगा। और बेटा टोटल टोटल मास कितना है, टोटल मास है 4 प्लस 6 10, तो कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाई 10,
एक्सेलरेशन विल बी 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन पूछे, टेंशन बता दोगे? टेंशन पूछे बच्चों, टेंशन बता दोगे? नहीं होना है जीवन में, कठिन हो सकती है चीजें, जैसे थोड़ा सा कठिनता की तरफ बढ़ते हम लोग, बढ़े जाए ना, चीजें डिफिकल्ट हो सकती है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, और ना आप इस उम्मीद में रहिएगा। बस चीजों को बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा। फिजिक्स की यही अच्छी बात है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो फिर हर जगह आप सोच सकते हैं थोड़ा सा, और कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर आएगा। आइए बच्चों, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ऊपर म्यूएस की वैल्यू दे रखी है 0.4, मतलब 3 kg और 5 kg के बीच का सरफेस रफ है, और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूं और इसको खींच रहा हूं। ड्राइंग बनाइए पहले, ड्राइंग बनाइए, ठीक है। हाँ, F 5 kg वाले के ऊपर लगाए, और नीचे फ्रिक्शन नहीं है, 5 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन है। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, find the maximum value of F such that such that both block can move together. Find the maximum value of F such that both block can move together. Find the maximum value of F such that both block may move together. F की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे दोनों साथ साथ मूव करें। एक बार ट्राई कर लो, वैसे मुझे ही बताना है, मुझे पता है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, मैं मना नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन का लेवल ठीक। तुमने किसकी वैल्यू निकालनी? हाँ, ये एक्सेलेरेशन कितना निकला? चलो बच्चों, हिंट देता हूं, चलो चॉकलेट क्वेश्चन रहेगा। सब तुक्का मार रहे हो। एफ एस मैक्स मैंने नहीं पूछा है, मैंने एफ पूछा है, एफ। मैंने एफ पूछा है। थ्री केजी का एफबीडी बनाओ, चलो हिंट है मेरी तरफ से, 3 kg का एफबीडी बनाओ। तुम आंसर मुझे फाइनल बताओ, क्योंकि अब चॉकलेट क्वेश्चन है ये। मैं ये नहीं बता सकता, मैं बीच में नहीं बता सकता चीजों को।
मानो सर, चॉकलेट्स मंगा लेंगे ना, 11th वालों और 12th वालों को दे देते हैं। चॉकलेट्स मंगा लीजिए, 11th 12th वालों को दे देते हैं। शाश्वत पास हुआ है और अंशिका एक हाईएस्ट आई है 11th। एक शाश्वत पास आपकी नोट्स में अच्छा पाया है, और मेरे वाले में वंश पाया है, और अंकित पाया है। तो 4 टेस्ट हुआ है, 4 मंगा लेंगे। 4, क्योंकि बाकी लोग का परसेंटेज तो 60 के नीचे है। हाँ, एक एक्स्ट्रा मंगा लेना। करणवीर का बहुत दिन से चॉकलेट मेरे पे उधार है। देखो इधर, क्या बोलो करणवीर, कैसे तुक्का मार रहा हो तुम? देखो, देखो देखो। हाँ। वेरी गुड। वाह 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 वाह। हाँ तो अभी एक तो अभी आई रही है। देखो इधर, बच्चों एफबीडी बना 3 kg का, हालांकि उसने थोड़ा जुगाड़ चाहिए जैसे भी क्या हो, लेकिन आ तो गया। हालांकि उसकी इक्वेशंस पूरी सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी चॉकलेट मंगा रहा हूँ, लास्ट टेस्ट की टॉपर अंशिका है, हालांकि। हाँ हाँ। अब हमने ये बोला है, और मैथ में टॉपर 12th में शाश्वत है, तो दोनों लोगों को अभी चॉकलेट मिलेगा थोड़ी दिन, अभी मैंने बोला है। अब जितने भी टेस्ट होंगे, उनमें जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा, टॉप टू, टॉप टू, टॉप टू। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर इधर। इसका नॉर्मल 3 kg पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। इसका 30 न्यूटन नॉर्मल नीचे बेटा, ऐसे। अच्छा, अब बताओ इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे? ये पूरा का पूरा ब्लॉक किधर मूव करेगा? आगे। ये पूरा का पूरा मूव तो आगे करेगा ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। चलो पीछे लगा लेते हैं। और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? इधर। बताओ ये पॉसिबल है कभी कि फ्रिक्शन पीछे लगा? यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ करे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन यानी गलत बना है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। अब देखो, यहाँ बहुत बच्चों को डाउट होगा कि फ्रिक्शन आगे क्यों लगा, फ्रिक्शन आगे क्यों लगा जबकि ब्लॉक तो आगे मूव कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है। आर्यन इधर ध्यान दो। क्वेश्चन उठा है कि यहाँ फ्रिक्शन एफबीडी में आगे क्यों लगा, जबकि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। तो फिर भी फ्रिक्शन आगे क्यों लगा, उसका रीजन तुम सोचो। नहीं, अगर मैं इस 5 kg के ब्लॉक को जोर से खींचता, तो ये 3 kg का ब्लॉक किधर गिरता? पीछे। तो गिरने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। हर बार जब क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके का मिले, तो तुम ये सोचा करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो किधर गिरता। ऐसे जज मत किया करो कि पूरे ब्लॉक को देख के, तुम ये सोचा करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो किधर गिरता। फ्रिक्शन नहीं है तो पीछे गिरता, तो फ्रिक्शन है तो इसका मतलब वो आगे जाएगा, उसके साथ जाएगा। तो बाकी तो ठीक ही स्टेप है। यहां से एफ एस इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 3 × ए। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो एफ एस की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, और ए की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो ए की वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए एफ एस मैक्स यहाँ हो जाएगा, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू 3 × ए मैक्स। ए मैक्स हो जाएगा। एफ एस मैक्स कितना है? एफ एस मैक्स है 0.4, तो ये 0.4 × 30 इज इक्वल टू 3 × ए मैक्स। ठीक है बच्चों, इसको कैंसिल करोगे तो ए मैक्स की वैल्यू आएगी, 3 से कैंसिल करोगे 10 टाइम्स में होगा। ए मैक्स की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्स की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा शॉर्टकट लगा लो, अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ए बराबर कितना होगा? ए बराबर आपने निकाल लिया है, ए मैक्स आएगा आपका 4 इज इक्वल्स टू एफ नेट, तो टोटल ड्राइविंग फोर्स एफ है, टोटल मास कितना है? 8। तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 32 न्यूटन। बच्चों देखो, प्रॉपर एफबीडी बना के भी किया जा सकता था, लेकिन
ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, डन। अच्छा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन, एक और इसी तरह का क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक और। बच्चों ठीक है, ये कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। बाकी अगर जो लोग डायरेक्ट एग्जाम में नहीं करना चाहते तो एफबीडी 5 kg का बनाएंगे तो ए आ जाएगा, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब 5 kg का एफबीडी बनाते तो इस वाले पे एफएस आगे लगा, तो 5 kg का एफबीडी बनाते तो इस पे एफएस किधर लगाते, पीछे। न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है ना, कभी हालांकि एफबीडी बनाया नहीं, लेकिन अगर कभी एफबीडी 5 kg का बनाना तो एफएस इस पे आगे लगाएगा बेटा, तो नीचे वाले पे पीछे लगाना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, बात नहीं क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ such that such that the block may not slip. Find the minimum value of f such that the block may not slip. समझ रहे हो सिचुएशन क्या है? जैसे अगर आप किसी चीज को ऐसे दीवार पे पकड़ो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक मे नॉट स्लिप। ठीक है ना, तो अगर किसी चीज को अगर दीवार पे आप ऐसे पकड़े हो, अगर हाथ ढीला करते जाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा ना हाथ के नीचे से। तो मिनिमम कितना हाथ ढीला कर सकता हूं कि वो स्लिप नहीं करे, एफ की वैल्यू निकालनी। नो चॉकलेट क्वेश्चन, हर बार चॉकलेट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? करणवीर बैठा है क्लास में, बना देगा क्वेश्चन वो। एफबीडी बनाओ बच्चों। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक मे नॉट स्लिप। एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे ब्लॉक स्लिप न करे। योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एम म्यू एंड जी एज वेल। देख लो, जल्दी से देख लो बच्चों, इधर देखो, एफबीडी बनाओ, एफबीडी। हाँ, हो गया। एफबीडी बनाओ, देखो इधर, एम जी नीचे,
अच्छा बताओ, इसको गिरने से कौन रोक रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर। बेटा इसको गिरने से रोकेगा कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन रोकेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर। फिर उसके बाद बेटा एफ इधर और एक नॉर्मल इधर, नॉर्मल इधर, और सब कुछ स्टैटिक है, सब कुछ रुका हुआ है। तो बेटा एफ को, तो यहां से एफ एस इज इक्वल्स टू कितना होगा? एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी। तो बेटा अगर यहाँ पे एफ एस जो होता है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ एन इक्वल टू किसके है? एन इक्वल टू किसके है? एफ के। तो बच्चों सोचो, अगर एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू मिनिमम होनी है, तो मतलब एफ एस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी एफ एस मैक्सिमम लगे, तभी हम कम फोर्स लगाएंगे, तब भी काम चल जाएगा। तो बच्चों यहां से फिर अगले, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो बच्चों फॉर मिनिमम एफ आपको एफ एस मैक्स होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू एम जी। अगर एफ एस मैक्स एम जी के इक्वल, तो यानी म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए। तो बच्चों म्यू इंटू एफ विल बी इक्वल टू एम जी। तो बच्चों एफ की वैल्यू विल बी एम जी बाई म्यू। दिस इज द आंसर। एफ विल बी इक्वल टू एम जी बाई म्यू। घबराना मत, ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आसान वाले हो जाएंगे, चिंता मत करना, ट्राई करना। ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चल रहा है ना? ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। एक और क्वेश्चन। एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसका मास m1 है। एक छोटा सा ब्लॉक है, इसका मास m2। ठीक है, इनके बीच में फ्रिक्शन है म्यू का, इनके बीच में फ्रिक्शन है म्यू का। ठीक है ना बच्चों? म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगेन म्यू एस है। ठीक है ना बच्चों? यहां पे अगेन एक फोर्स लगाया जा रहा है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, नीचे स्मूथ है। क्वेश्चन इज अगेन सेम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ such that the block may not fall. Find the minimum value of f such that the block may not fall. बच्चों ये एग्जांपल समझ रहे हो ना? अगर धीरे से खींचोगे तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, लेकिन झटके से खींचोगे तो ब्लॉक चिपका चिपका आ जाएगा। अरे देखे हो ना, जैसे बाल्टी में पानी है, ऐसे घुमाओ नीचे नहीं गिरता है, स्पीड कम रहेगी नीचे आ जाएगा। अरे बकेट में पानी ले लो, छोटी सी बाल्टी ले लो, और उसको ऐसे से घुमाओ वर्टिकल सर्कल, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, चलो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। बेटा जोर से खींचोगे तब तो ब्लॉक गिरेगा ही नहीं, आपको कितना धीमे खींचूंगी ब्लॉक न गिरे। एफ की मिनिमम वैल्यू बताइए। एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी, सच दैट द ब्लॉक मे नॉट फॉल।
हाँ हाँ आने बताओ तो सही। देखो ए की वैल्यू तो निकाल भाई। ए कहाँ, ए वेरिएबल है इसमें कहीं? तो जो गिवन वेरिएबल है उनके टर्म में आंसर चाहिए ना। सुनो एक बात ध्यान से, चाहे अब मैं बताऊं ना, चाहे एक्सेलरेशन जो भी हो, ये होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स है एफ, टोटल मास है m1 प्लस m2, लॉक किया जाए। एक्सेलरेशन इतना होगा इस, इन दोनों का एक साथ, बच्चों ये दोनों एक साथ मूव करेगा ना, इन दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ इतना होगा, एफ डिवाइडेड बाई m1 m2, m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपको बस m2 का एफबीडी बनाना था, m2 का एफबीडी बनाओ। m2 का एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा देखो, m2g नीचे आराम से एकदम, एफ एस मैक्स ऊपर या एफ एस ऊपर लगा लो, एफ एस ऊपर, और बताओ क्या लगाओ, नॉर्मल आगे, और कोई फोर्स नहीं। और बेटा ये इन सब फोर्स के प्रेजेंस में ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वही कंडीशन तो निकालना है कि ये नीचे ना गिरे, तो इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है। तो बेटा यहां से क्या पता चला, n इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए, n इज इक्वल्स टू क्या हुआ, m2 इंटू ए। अब मेरी बारी, अब छोड़ दो, जाने दो। और पता नहीं मेरे को आंसर, खुद मैं रट के बैठा हूं। एफ एस इज इक्वल्स टू कितना होगा, m2g, ठीक है बच्चों। तो अगर ए की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए तो एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, कुल मिला जुला के तुम्हें एफ एस को मैक्स करना था। तो एफ एस को मैक्स करोगे तो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू m2g। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, m2a, तो म्यू एस की जगह म्यू रख दू, इंटू m2a इज इक्वल्स टू m2g, पक्का। m2 से m2 कैंसिल कर दो, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई g अपॉन, और ऊपर जो इक्वेशन लिखा था बच्चों उसके अंदर पुट कर दो, ऊपर इक्वेशन था a इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, तो उसके अंदर पुट करो। तो उसके अंदर अगर पुट करोगे तो a इज इक्वल्स टू जी बाई म्यू आया, और यही किसके इक्वल था, f अपॉन m1 प्लस, तो फाइनल आंसर विल बी f का होगा m1 प्लस m2 इंटू जी बाई, दिस इज द आंसर। m1 प्लस m2 इंटू जी बाई, फिर मैं बोल रहा हूँ घबराना मत, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बस समझने का प्रयास करो, टेक्निक सीखते जाओ, परेशान मत हो, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डन। एक लास्ट फिर आगे चलेंगे, टाइम शूट हो गया, ओवर शूट। चलो रहने दो, रोलिंग फ्रिक्शन, बाकी मैं सीट भेज दिया है मैंने ग्रुप पे, उसको सॉल्व करेगा, ठीक है ना। बाकी रोलिंग फ्रिक्शन, अगला हेडिंग को रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरा, तीसरा और आखिरी, रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों इसको एफ आर से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब करते हैं एफ आर से। रोल होने का मतलब क्या है बच्चों, रोलिंग मोशन का मतलब क्या है, अभी जब आप रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है, रोलिंग मोशन का मतलब है कि जब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन एक साथ हो, प्लस रोटेशन मोशन एक साथ हो,
रोटेशन मोशन एक साथ हो, जैसे कि व्हील में होता है, जैसे कार की पहिया में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों घबराना मत, चीजें अभी भी जैसे चल रही हैं वैसे। देखो जरा ध्यान से, कार का एक पहिया है, इसका रेडियस आर है, तो जब वो सरफेस पे जाता है, देखो कार का पहिया है, रोड कितना भी रिजिड हो, जब उस पे कार का पहिया जाता है तो घूमता भी है और आगे भी जाता है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एक गड्ढा बनाता है, बहुत डिप्रेशन बनाता है अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं तो, और उस डिप्रेशन को बार बार ओवरकम करता है। जैसे आपकी साइकिल चला रहे हैं आप, गड्ढे में आ जाए तो आपको पेडल पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना ओवरकम करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एक गड्ढा बनाता है और बार बार उस गड्ढे को ओवरकम करता है। उस चक्कर में पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन दिखाई पड़ता है, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और बच्चों ये रोलिंग फ्रिक्शन ये दोनों तरह का मोशन कर रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, जैसे कि आपके कार का पहिया होता है, घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, जैसे कार का पहिया होता है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एन अपॉन कैपिटल आर। थोड़ा सा चेंज है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एन अपॉन कैपिटल एन। बच्चों म्यू आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस ऑफ द व्हील। म्यू आर क्या है यहाँ पे, म्यू आर है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, दिस इज योर म्यू आर, ठीक है बेटा। इसकी यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, मीटर, केवल मीटर, इनवर्स नहीं, बटा न्यूटन, न्यूटन कट जाएगा लेकिन इसकी यूनिट आएगी। और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी यूनिट मीटर होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है, ये याद रहना चाहिए, म्यू आर की यूनिट होती है, बाकी किसी की यूनिट नहीं होती। ये इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन यूनिट इसकी ध्यान रखनी चाहिए। एक और बात ये भी याद रखना चाहिए कि म्यू एस सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद म्यू के आता है, फिर उससे भी छोटा म्यू आर होता है, तो सबसे छोटा म्यू आर होता है, सबसे छोटा म्यू आर होता है। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज, छोटे व्हील पर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा या बड़े व्हील पर, छोटे व्हील पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा या बड़े व्हील पर, छोटे पे। आर की वैल्यू कम होगी तो एफ आर की वैल्यू ज्यादा होगी, छोटे व्हील पे फ्रिक्शन आपका ज्यादा रहेगा, बड़े व्हील पे फ्रिक्शन। हाँ क्यों, एमजी छोटे व्हील का एमजी कैसे कम होगा, अरे छोटे व्हील के ऊपर अभी कुछ टेम्पो वगैरह तुम लाद सकते हो ना, उसके ऊपर कुछ डाल सकते हो ना, तो पूरा वो तुम बना लो, उसको ट्रक बना लो, समझ रहे हो नहीं बात को। हाँ तो बस फ्रिक्शन वाला पोर्शन ओवर हो गया, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। अब इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन बचा है बैंकिंग ऑफ रोड, और कुछ छूटा तो नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं, और कुछ छूटा होगा तो मैं भी देख लूंगा। अब लास्ट पोर्शन बैंकिंग ऑफ रोड रहेगा। बस एक लास्ट बात मुझे बता दो, अच्छा एक ग्राफ बता दो, एक ग्राफ होता है बच्चों, फ्रिक्शन का एक ग्राफ होता है, इधर ध्यान दो। अच्छा रह गया एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मेरे को याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर फोर्स अप्लाइड है, इधर फ्रिक्शन है एफ, और इधर फोर्स अप्लाइड है, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन है और फोर्स अप्लाइड है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइंग की जा रही है। तो शुरू शुरू में आप क्या पाएंगे कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, सही बात है, सही बात है कि नहीं। तो बच्चों फोर्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, और जितनी वैल्यू फोर्स की हो उतनी ही वैल्यू एफ की भी होगी, पढ़ लिए ना। तो ये एंगल कितने होगा, कितने का होगा, 45 का, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू वही वाई की वैल्यू आएगी, तो ये एंगल 45 का होगा। ऐसे ग्राफ आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाके एफ एस मैक्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा, एफ एस मैक्स तक, जो भी एफ एस मैक्स है वहां तक जाएगा, ये एफ एस मैक्स है, एफ एस मैक्स तक जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा और नीचे आएगा,
ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, नीचे आएगा और सीधा रहेगा। तो डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ? क्योंकि एफ के की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम होती है, पता है कि नहीं बच्चों? एफ के की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम होती है। एफ एस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, और एफ के कितना होता है? म्यू आर इंटू एन। तो ये वाली वैल्यू किसकी है? ये वाली वैल्यू एफ के की है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है बच्चों? इस पॉइंट के बाद तो अगर यहां से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट तो मूव करना शुरू कर देगा ना। अब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा तो फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता है ना बेटा। अब फोर्स बढ़ाते जाओ तो म्यू के इनटू एन फ्रिक्शन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। शुरू में फ्रिक्शन बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे एफ बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता है। एक वैल्यू के बाद एफ एस मैक्स के बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है एफ के रूप में। एफ के का फॉर्मूला डायरेक्ट म्यू के इनटू एन। तो फोर्स कितना भी लगाते जाओ फ्रिक्शन कितना रहेगा? म्यू के इनटू एन ही रहेगा। ठीक है ना? ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 मिनट का ब्रीदर। बस एक और लास्ट क्वेश्चन बता दो। नहीं, होमवर्क? अरे थ्योरेटिकल है, बस कुछ पूछ लो, लॉजिक कुछ करना नहीं है। यस नो टाइप की चीज चल रही है बस, और कुछ नहीं करना उसमें। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, एस नो टाइप की चीज देखो। एक ट्यूब है, ठीक है ना, सॉरी एक इस तरह से स्पेयर है, ये सेम 5 kg की है। इधर 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 ध्यान दो, जल्दी दो, टाइम खत्म हो गया। ये स्फेयर है 5 kg का है, ठीक है। एक क्यूब है, वो भी 5 kg का है, ठीक है। एक क्यूबॉइड ले लो इससे बड़ा, वो भी 5 kg का है। मटेरियल वगैरह सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है। तीनों मूव कर रहे हैं, तीनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इन विच केस काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम? क्यों? क्या बड़ा होगा? म्यू के सबका सेम है, वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। बयान क्या होगा बेटा? हाँ, तुम बताओ। तीनों का फ्रिक्शन सेम होगा। रीजन, रीजन बच्चों म्यू के इंटू एन फॉर्मूला होता है ना, तो एन की वैल्यू तीनों केस में 50 के इक्वल है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये बात तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि भाई क्यों है ऐसा, क्यों आप मुझे सोच के बताइएगा। यहाँ एरिया ज्यादा होते हुए भी फ्रिक्शन सेम कैसे लग रहा है? तो नोट करके बस लिख लेना, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। अब ऐसा क्यों है मुझे कल बताइएगा, या जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताइएगा कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। क्यों ऐसा है मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा। देखो एक वर्कशीट भेजा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के 5, 7, 5 और 6 छोड़ के 4, 5, रुक जाओ, 4, 5, 6 छोड़ देना। ओहो, ठीक है, जो क्वेश्चन होने लायक छोड़ देना क्योंकि फ्रिक्शन के काफी क्वेश्चन है। नहीं, एक वो अभी वो बताना था ना इंक्लाइन प्लेन पे। तुम लेकिन 4, 5, 6 छोड़ देना, ठीक है ना, वो बैंकिंग का है। हाँ ले लो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना है फिजिक्स की क्लास में।